बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात पर विदेश मंत्रालय का यही बयान आया। मुलाकात 40 मिनट की होनी थी, लेकिन बातचीत का दौर चला तो 80 मिनट तक चलता रहा। दोनों नेता दिल खोलकर मिले, हर पहलू पर बातचीत की। तो क्या ये चीन और भारत की दोस्ती में एक नई शुरुआत है? भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। कि बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी हुई। ब्राजील में मिले दो दिल। 40 मिनट की मुलाकात 80 मिनट चली। बात भी अच्छी, मुलाकात भी अच्छी। ब्राजील पहुंचते ही नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात पड़ोसी देश चीन के राष्ट्रपति से तय थी। मुलाकात 40 मिनट की तय थी, लेकिन बातचीत का दौर 80 मिनट तक चला। ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल खोलकर मिले। दोनों देशों के नेता इस मुलाकात की अहमियत जानते थे। ये भी जानते थे कि इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है, लिहाजा दोनों अपना होमवर्क करके आए थे। मोदी ने हिंदी में बातचीत की। आपसे मुझे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला है। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। मोदी सरकार बनने के बाद चीन के साथ रिश्तों का एक नया दौर शुरू हुआ है। ये इस बात से साबित होता है कि 6 हफ्ते में भारत और चीन के बीच 4 हाई लेवल मुलाकातें हो चुकी हैं। पहली हाई लेवल बैठक चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे के वक्त हुई। चुनाव नतीजे के फौरन बाद 8 जून को चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे। दूसरी हाई लेवल बैठक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के चीन दौरे के दौरान हुई। पंचशील के 60 साल पूरे होने पर हामिद अंसारी चीन की 5 दिनों की यात्रा पर गए थे। तीसरी हाई लेवल बैठक सेनाध्यक्ष के चीन दौरे के वक्त हुई और चौथी तब जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले। As you know that in the 6 weeks that the present government is been in office, this is the 4th high level meeting between the two countries. मोदी और जिनपिंग की सुपर हाई लेवल बैठक में हर मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई, चाहे सीमा विवाद हो या फिर आतंकवाद से मिलकर लड़ने की बात। लेकिन सबसे ज्यादा जोर आर्थिक रिश्तों में जान डालने पर था। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दोनों देशों के व्यापार में संतुलन हो। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए चीन निवेश करे, चीन के टूरिस्ट ज्यादा तादाद में भारत आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की कॉमन सिविलाइजेशन हेरिटेज रिश्तों में और मिठास लाएगी। There was a discussion about the civilizational linkages between India and China, the heritage that binds the people together, and in this context, the Buddhist linkages between India and China. And it was felt that these linkages need to be focused on to reinforce our ties at a people-to-people level. बात कैलाश मानसरोवर यात्रा की भी हुई। प्रधानमंत्री ने चीन से गुजारिश की कि इस पवित्र यात्रा के लिए चीन आसान रास्ता मुहैया कराए, ताकि श्रद्धालुओं को मुश्किल भरे रास्तों से गुजरना न पड़े। Prime Minister referred to the Kailash Mansarovar Yatra and the possibilities of China providing an additional route that could make this travel much easier for Indian pilgrims. अच्छी बातें हुई, अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन अब भी डर बना हुआ है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी चीन पर भरोसा किया गया, हिंदुस्तान को धोखा ही मिला। हिंदुस्तान में तो कभी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, लेकिन क्या हुआ? 62 में चीन ने पीठ पर वार किया। आज तक ब्यूरो। लेकिन चीन पर आखिर भरोसा करें तो करें कैसे? जब भी चीन से दोस्ती की बात आती है, चीन की दगाबाजी हमारे सामने आ जाती है। 1962 की लड़ाई को भला कौन कैसे भूल सकता है, जब दोस्ती की कीमत पीठ पर गोली खाकर हमें चुकानी पड़ी थी। 1962 की वो जंग उसी भीतरघात का अंजाम थी जो चीन ने दोस्ती का वादा कर किया था। उससे पहले नारा था हिंदी चीनी भाई भाई का।
और पैगाम था पंचशील का। नेहरू के साथ हिंदुस्तान उसी पंचशील के झांसे में रह गया। इस दोस्ती की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। एहसास जितना मखमली, उम्मीदें उतनी ही जवान थी। जी हाँ, दो गरीब देश आजादी के आंगन में अंगड़ाई ले रहे थे और सपना देख रहे थे बहुत बड़ा। ये सपना था पंचशील। 29 अप्रैल 1954 की वो एक खुशगवार सुबह थी जब बीजिंग की सड़कों पर दोस्ती के खुशबूदार फूल बिखरे हुए थे। नई नई आजादी की अंगड़ाई लेने वाले भारत और चीन ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, बाकायदा सिद्धांतों और मूल्यों का दस्तावेज बनाकर, जिसे पंचशील कहा गया। शांति और सौहार्द के 5 तत्वों वाले उस सपने की अच्छी बुरी यादों से गुजरते हुए भारत और चीन ने आहिस्ता आहिस्ता 60 साल पूरे कर लिए। लेकिन इतिहास के पन्नों में सिर्फ अच्छाइयों की पंखुड़ियां ही नहीं होती, बल्कि बुरे एहसास वाले कांटे भी छिपे होते हैं। स्वप्नदर्शी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चीन नीति को भरोसे के जिस धागे से बुना था, वो 8 साल में उधड़ने लगा। एक सपना अपनी सच्चाई की मुकाम तक पहुंचने से पहले ही बिखर गया। इन 60 वर्षों में बहुत बदल गया है चीन। जी हाँ, उपनिवेश से देश, देश से महाशक्ति, और इस महाशक्ति का लोहा तो अब पूरी दुनिया मानती है। लेकिन 60 साल पहले नेहरू ने भी इस रिश्ते का लोहा माना था, लेकिन वो रिश्ता भुरभुरी मिट्टी साबित हुआ। और इसी के साथ इस देश के सबसे भावुक और महान प्रधानमंत्री ने जिसे बहुत ही मजबूत समझा था, वो सब का सब मिट्टी में मिल गया। चूक कहाँ हो गई? ये सब जानने से पहले ये जान लीजिए कि पंचशील के सिद्धांत पर भारत चीन ने दस्तखत किए थे। उसमें कौन से 5 नियम तय किए गए थे? पहले ये कि दोनों देश एक दूसरे की सीमा और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा ये कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तीसरा ये कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा ये कि दोनों देश एक दूसरे के फायदे के लिए आपसी सहयोग करेंगे। और आखिरी ये कि दोनों देश एक दूसरे के शांतिपूर्ण वजूद के सहभागी बनेंगे। कागज पर लिखे हुए शब्दों को नेहरू ने सबसे बड़ा सच मान लिया, लेकिन ये सच नेहरू के लिए काफी कड़वा निकला और देश के लिए महंगा। पंचशील के कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई हिंदुस्तान आए। ये जून 1954 की बात है। तब जवाहरलाल नेहरू और लाई ने मिलकर शांति के कबूतर उड़ाए थे। लेकिन तब कहां पता था नेहरू को कि लाई के उन शांति के कबूतरों में दरअसल दगाबाजी का बारूद भरा है। दरअसल तिब्बत का सवाल भारत चीन के रिश्ते में दीवार बन गया। चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो धर्मगुरु दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान आ गए। इस पर चीन आग बबूला हो गया और भारत के खिलाफ उसका असली रंग सामने आ गया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला शुरू कर दिया। अक्साई चीन और पूर्वोत्तर के नेफा इलाके में चीनी सेना भारत की छाती पर चढ़ गई। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 1 महीने तक चली जंग में हजारों सैनिक शहीद हो गए। जंग का नतीजा कुछ और होता अगर भारत चीन की दोस्ती के झांसे में नहीं आता। 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत के 14,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पंचशील का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन डिप्लोमेसी की पिच पर पंचशील का सिद्धांत आज भी आजमाया जाता है और कई जानकार इसके पक्ष में खड़े होते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है और मुझको लगता है कि हमारे रिश्ते चीन के साथ इसी आधार पर बढ़ सकते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर, जिसको कि हम पंचशील कहते हैं। इस लिहाज में जब तक कि हमारा जो सीमे का समस्या है उसका हल नहीं निकल आता, तब तक ऐसे व्याख्याएं होना लाजमी। ये सच है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास से सीखा बहुत कुछ जा सकता है। गिरगिट जैसा रंग बदलता रहा है दोस्ती के मामले में चीन, और इस दोस्त की नीयत पर नजर रखना हिंदुस्तान के लिए हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण रहा। दरअसल पंचशील की यादों को नई दोस्ती की बुनियाद बनाने के लिए
जिस वक्त उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बीजिंग में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ले रहे थे, उस वक्त भी चीन दगाबाजी के धंधे में लगा हुआ था। तो क्या पंचशील कूटनीति की भाषा में महज एक नारा बनकर रह गया? यूं तो संबंधों के शब्दकोश में भारत की तरफ से इसे दोस्ती कहा जाता है और चीन की तरफ से दादागिरी। अब भला दोस्ती और दादागिरी दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? पंचशील की 60वीं सालगिरह पर भी भारत ने यही देखा। वो देखिए, दिखाना ये चाहते हैं बार बार इनकर्शन करके कि ये हमारा हिस्सा है और उसको वो क्लेम करने के लिए करते हैं, चाहे वो ये पूरे क्षेत्र में। तो इस तरह की ये हरकतें करते रहते हैं और इसको टेंशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। टूटे हुए भरोसे के धागे के साथ हिंदुस्तान ने एक बार फिर से पहल की। जी हां, पंचशील की 60वीं सालगिरह पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से दोस्ती का हाथ लेकर चीन पहुंचे, लेकिन वहां भी धोखा ही हाथ लगा। पहले हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नक्शे में दिखाया, फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रेलवे ट्रैक बनाना शुरू किया और इसके बाद लद्दाख में फिर से घुसपैठ की कोशिश की। पैंगोंग झील के अपने हिस्से में पानी की लकीर को मिटाते हुए हिंदुस्तानी इलाके में घुसने की हिमाकत की। जान के बार बार ऐसा करते हैं। जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है और ख़ास करके हमारे कोई लीडर चाइना जाते हैं तो वो कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे कि एम्बैरेसमेंट हो जाए, जिससे कि सबकी तवज्जो खास तौर पे उसके ऊपर जाए। भारत के भरोसे पर अक्सर चीन का छल भारी पड़ गया। भारत चीन युद्ध के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ जब चीन से उम्मीद जगी हो कि वो धोखेबाजी को छोड़कर दोस्ती के रास्ते पर चलेगा। फिर भी भारत ने अपनी कोशिश जारी रखी। 2013 के अप्रैल महीने में ही भारत ने चीन के साथ सीमा रक्षा सहयोग संधि की थी। इसके लिए खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बीजिंग गए थे, लेकिन उधर फाइलों पर दस्तखत हुए, इधर चीन ने लद्दाख में ही संधि की धज्जियां उड़ा दी। पहले दौलत बेग गोल्डी में कब्जा किया, अपने टेंट और बैनर लगाए। इसके बाद भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये कहा करते थे कि आप दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते। ये सच भी है। हिमालय पार चीन ऐसा पड़ोसी देश है जिसने बार बार दगा दिया है। हिंदुस्तान दूसरा देश था जिसके साथ चीन के डिप्लोमेटिक रिश्ते बने। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता भी भारत के सहयोग से ही चीन को मिली। देखिए ना, क्या कीजिएगा, पड़ोसी वही रह गया, दोस्ती बदल गई। चीन की ये चाल आज भी चल रही है। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वो ऐसी चाल चलता है जिसका कोई तुक नहीं दिखता। जून के महीने में ही लद्दाख में वो पैंगोंग झील के भारतीय हिस्से में आ घुसा। पैंगोंग झील का 90 किलोमीटर हिस्सा चीन के कब्जे में है और 45 किलोमीटर भारत के पास। इससे पहले उसने अपने नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी दिखा दिया था। हद तो ये हो गई कि ये सब जिस वक्त हुआ उस समय भारतीय प्रतिनिधि मंडल पंचशील का जलसा देखने चीन में पहुंचा था। वहीं से भारत को शांति की अपील करनी पड़ी। इसलिए चीन की दीवार को निहारते हुए शायद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी दीवार पर लिखी उस इबारत को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे जो संभले और सुलझे भविष्य के लिए जरूरी है। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो बताएंगे। अब ये दोस्ती वक्त और हालात बदलने का तकाजा है। वक्त बदला है, दौर बदला है, अब चीन पर बाजारवाद हावी है। अब चीन विकास के रास्ते पर है और भारत भी विकास के इसी रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा है। तो ऐसे में दोनों के रास्ते एक हो जाएं तो ताज्जुब की कोई बात नहीं। माओ के राज में चीन एक बंधे हुए सिस्टम में काम करता था, लेकिन 1978 में उनकी मौत के ठीक 2 साल बाद चीन ने अपना बाजार खोल दिया। तब हिंदुस्तान ने सोचा भी नहीं था कि कभी बाजार राजनीति का हिस्सा बन सकता है, लेकिन आज 36 साल बाद बीजिंग की सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की वो चकाचौंध और चमक ये बताती है कि वो 36 साल पुराना फैसला कितना सही था। अपने फायदे के लिए चीन ने अपने ही अतीत के लाल कस्मों को ताक पर रखा और बाजार के पैमाने पर दुनिया के लिए एक महाशक्ति बन गया
और बहुत हद तक भारत के लिए चुनौती भी। चुनौती इसलिए क्योंकि चीन की नजर न सिर्फ दुनिया के बाजार पर है बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाजार पर भी कब्जे की है। इसका सबसे ताजा नमूना भूटान है। वो भूटान जिसे चीन अब तक सामरिक लिहाज से तवज्जो देता रहा था, अब वहां भारी निवेश की तैयारी में है। चीन ने दरअसल भारत को घेरने के लिए हर चाल चलनी शुरू की। सबसे पहले जो पड़ोसी मुल्क थे उस पर डोरे डालने शुरू किए। भूटान, नेपाल जैसे देशों को भी अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। इस बीच नरेंद्र मोदी ने साफ डिप्लोमेसी की शुरुआत की है। भूटान जैसे देश पहुंचे और उनकी कोशिश ये है कि इन देशों को अपनी तरफ खींचे। ये तो मोदी को भी पता है कि चीन अपनी चालों से बाज नहीं आएगा, इसीलिए मोदी ने उस भूटान को बढ़ावा दिया जहां चीन इन दिनों भारी निवेश की तैयारी कर रहा है। मोदी ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है। एक तो भूटान को जोड़ा, दूसरा चीन से दूर किया। 52 साल से रिश्तों में पड़ी दरार कब भरेगी ये पता नहीं, लेकिन चीन की चाल से वाकिफ जानकार मानते हैं कि चीन तो बस डराने की कोशिश कर रहा है। मोदी को चाहिए कि वो बिजनेस डिप्लोमेसी की ट्रैक पर चल पड़े। 5 सैटेलाइट के साथ PSLV C-23 की कामयाब लॉन्चिंग के वक्त मोदी ने इसके संकेत भी दिए। चीन एक ऐसी उलझी हुई समस्या है जिसका हल खोजना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास तो हर मुश्किल के लिए कोई न कोई जादू की छड़ी होती है, लेकिन चीन भी उनके लिए यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। पंचशील की 60वीं सालगिरह पर दोस्ती और दगाबाजी का ये फसाना यूं ही चलता रहेगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ अंजना ओम कश्यप, बीजिंग आज तक।